हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजी's मैथ्स ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपके पास तीन कोऑर्डिनेट होने जरूरी है। अगर आपके पास तीन कोऑर्डिनेट है और वो तीन कोऑर्डिनेट नॉन कोलिनियर होने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? आपको जो भी कोऑर्डिनेट गिवन है वो एक ही लाइन पे आते हुए नहीं होने चाहिए। राइट, तब हम जाके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल एबीसी कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1, y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2, y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज x3, y3। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी आपको डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर मिल रहा है उसका आपको लिखना है मॉड्यूलस। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हम एरिया जब भी फाइंड करेंगे तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम वहां पे लिखते हैं मॉड्यूलस। राइट, जब डी की वैल्यू बात करें सर, डी क्या है? तो डी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, जिसमें मेरे पास तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट गिवन है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये सभी कोऑर्डिनेट को हम इस प्रकार से लिखते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये वैल्यू हो गई डी की। आगे आपको 1/2 लिखना है और जो आपको वैल्यू मिल रही है वो सारी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव। राइट, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर स्टूडेंट्स मैं ऐसा बोलूं कि अगर आपको 3 पॉइंट गिवन है, वो 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? सपोज यहाँ पे आपको एक लाइन गिवन है, ऐसा ही बोलो, और ये जो पॉइंट्स ए बी एंड सी है वो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आए हुए, इसका मतलब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से तो ट्राइंगल नहीं बनेगा बेटा, तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो इसका एरिया क्या होने वाला है? 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 0। Right, our third point is equation of line which is passes from a x1 y1 b of x2 y2। अगर आपको कोई भी दो पॉइंट गिवन है और दो पॉइंट में से पास होती हुई अगर आपको लाइन फाइंड करनी है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड 11th के अंदर लाइन चैप्टर के अंदर ये पढ़ा हुआ है। राइट, लेकिन जब भी आपको डिटर्मिनेंट का यूज करना है, डिटर्मिनेंट से आप अगर फाइंड करना चाहते हो तो लाइन का इक्वेशन किस तरह से आपको मिलेगा? तो स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपने यहाँ पे x1 y1 के कोऑर्डिनेट, x2 y2 के कोऑर्डिनेट रख दिए तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल कंसेप्ट ऑफ जेडबलई। राइट, जेडबलई कंसेप्ट में ये बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है, काफी सारे एमसीक्यूज आपको ये टॉपिक से मिलेंगे। स्टूडेंट्स, एक ऑब्जर्वेशन ऐसा हुआ है कि हर साल इसी पैटर्न से एक क्वेश्चन तो होता ही होता है, यानी आपको यह पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। और स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी की बात करें, यानी अगर आपके बोर्ड एग्जाम की बात करें स्टूडेंट्स, तो बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है। इस क्वेश्चन का मार्क्स होता है 4 या 3 मार्क में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये वाले। राइट, तो अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स, यानी अगर मेरे पास 3 इक्वेशन है तो वो 3 इक्वेशन को सोल्व हम किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां से आपको और एक बात नोट करनी है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई एंड जेड तीन अलग अलग मेरे पास वेरिएबल है, इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा, क्योंकि प्लेन में मेरे पास 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड। तो ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ से और एक बात नोट मिलती है कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है और ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। स्टूडेंट्स, हमने अगले स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब मुझे उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स मैं ऐसा बोलूं कि आपको दो लाइन गिवन है और वो दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो सेम टू सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे वही होने वाला है। राइट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू d1, b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल टू d2, c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस तरह से मुझे 3 इक्वेशन गिवन है। अब मुझे उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे?
स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के लिए मैं दो अलग अलग मेथड यूज कर सकता हूँ। एक मेथड जो मैट्रिक्स वाली है और दूसरी मेथड जो डिटर्मिनेंट वाली है। जो डिटर्मिनेंट वाली मेथड है उसे हम बोलते हैं क्रैमर रूल, राइट। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में और एनसीईआरटी सिलेबस में यहाँ पे हमको मैट्रिक्स वाली मेथड गिवन है। इसका मतलब हमें ये इक्वेशन को बाय यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड करना है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास आप देख सकते हो कि x के सारे कोएफिशिएंट मेरे पास a1 b1 c1 है, एज वेल एज y के सारे कोएफिशिएंट a2 b2 c2 है, z के सारे कोएफिशिएंट a3 b3 c3 है, जो आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर में लिखना चाहता हूँ, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के ऑर्डर में मैं इसके लिखना चाहता हूँ, तो किस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे कोएफिशिएंट लिख दिए, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, राइट। ये एक मैट्रिक्स हो गया मेरे लिए, और ये मेरे लिए दूसरा मैट्रिक्स हो गया x y z। आप यहाँ से देख सकते हो मेरे पास तीन डिफरेंट वेरिएबल है x y एंड z, तो यहाँ पे मैंने x y एंड z लिखा हुआ है। अगर स्टूडेंट्स आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स, तो आपको क्या मिलेगा। सर मैं ये रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इट मीन्स a1x प्लस a2y प्लस a3z। आप देखो स्टूडेंट्स आपका पहला इक्वेशन रेडी हो चुका है, इज इक्वल टू d1 हमेशा बोल सकते हैं। अगर दूसरी रो की बात करें b1x प्लस b2y प्लस b3z, तो देखो स्टूडेंट्स आपका दूसरा इक्वेशन रेडी हो चुका है, इज इक्वल टू d2 लिखेंगे हम। अगर तीसरी रो की बात करो स्टूडेंट्स, तो ये तीसरी रो का मल्टीप्लिकेशन ये कॉलम के साथ होगा, तो c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं d3। यहाँ पे आपको d3 दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स, यानी यही इक्वेशन को मैं ये फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर स्टूडेंट्स इसे मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो भी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो कुछ इस तरह से बनेगा, कैपिटल ए इंटू ये जो मैट्रिक्स है इसे मैं कैपिटल एक्स बोलता हूँ, तो कैपिटल ए इंटू एक्स इज इक्वल टू मुझे कोई दूसरा मैट्रिक्स मिल रहा है, और ये मैट्रिक्स को मैं नेम दे रहा हूं बी, राइट। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारा ओरिजिनल प्रोसेस स्टार्ट होता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। यहां से स्टूडेंट्स अगर मेरे पास b की वैल्यू अगर 0 होती है, यानी यहाँ पे आपको d1 d2 d3 की वैल्यू अगर 0 मिलती है, ये सभी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। अगर b की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई कॉन्स्टेंट्स गिवन है, राइट। तो हम ऐसा बोलेंगे स्टूडेंट्स इट इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इज इट क्लियर और नॉट। यहाँ पे सिर्फ b की बारे में बात हुई, b इज इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इज इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे होमोजीनियस, और डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपको ये कैपिटल X, इसका मतलब आपको x y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अगर मुझे ये x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, सर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये a को हटाना पड़ेगा, यस। तो a को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप यहां से देख सकते हो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू b इंटू a इनवर्स, राइट। यानी a इनवर्स इंटू a, ये तो i हो जाने वाला है, i का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बचेगा कैपिटल X इज इक्वल टू, मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ a इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको वैल्यू ऑफ x मिल गई, तो मुझे x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो मैं वही फाइंड करूंगा x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, राइट। ये मेरे लिए जनरल फॉर्मूला हो गया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कि ए इनवर्स क्या होता है, हमने आगे भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मेरा हो गया ए इनवर्स का वैल्यू, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, मुझे यही फाइंड करना है। अगर ये मैंने फाइंड कर लिया तो मेरा आंसर x का आ जाएगा। इसका मतलब मुझे x y एंड z की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें दो अलग अलग वैल्यूज मिलती है। क्या क्या वैल्यूज, यहाँ पे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी जो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a दिख रहा है डिनोमिनेटर में, उसकी वैल्यू 0 होगी, या फिर उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो मुझे दो अलग अलग केस मिलते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो मुझे दो अलग अलग केस मिलते हैं।
चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट केस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी यहाँ पे जो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिख रहा है उसकी वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी आपको मिल रही है। तो आपको दो अलग अलग केसेस मिलते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है या फिर जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो फर्स्ट केस है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड इक्वल टू जीरो। और फर्स्ट केस इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी वैल्यू जीरो है, अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो मुझे राइट हैंड साइड पे जीरो मिल गया, क्योंकि अगर मेरे पास न्यूमरेटर में ही जीरो आ गया तो पूरी टर्म जीरो हो जाने वाली है। यानी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेरा जीरो हो रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमेशा बोल सकते हैं इसके मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, राइट। यहाँ पे मुझे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ये वैल्यू जीरो है और ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसको मैं इसके साथ मल्टीपल करूं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो मिलेगा मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो। कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्स का मतलब एक्स वाई एंड जेड ही होता है। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये सभी वैल्यू आपके लिए जीरो हो जाने वाली है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू जीरो मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा, आपको कुछ इस तरह से बोला जाएगा इट इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आपको इनडायरेक्टली बताते हैं वो लोग कि आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू जीरो ले लेनी है, राइट। अब हम सेकेंड केस के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, मेरा डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में भी जीरो नहीं आ रहा है और ये वैल्यू भी जीरो नहीं है, तो मेरा सेकंड केस हो जाएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर ये वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका मुझे कुछ आंसर मिलने वाला है। तो ये जो आंसर मिलेगा वो x का ही आंसर होगा, यानी मुझे x, y एंड z की वैल्यू मिलेगी। तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड राइट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब मुझे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसे हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इसको दूसरे नाम से ऐसे जाना जाएगा, इट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो आपको एक्स वाई एंड जेड का आंसर डेफिनेटली मिलने वाला है और आपको वो सारी वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन में मिलेगी, राइट। यानी उसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अवर सेकंड केस क्या होगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, यानी अगर ये आपका डिनोमिनेटर ही जीरो है तो फिर क्या होगा। इफ स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है तो हम अगेन दो केस लेंगे। वो केस क्या क्या है सर, ये जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा फर्स्ट केस वही है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी जीरो है और राइट हैंड साइड का भी आंसर जीरो हो गया। इसका मतलब इट इज जीरो बाई जीरो फॉर्म जनरेट हो गया। आपका डिटर्मिनेंट यानी ये जो आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू दिख रही है वो भी जीरो और न्यूमरेटर दिख रहा है वो भी जीरो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। तो इसको हम दूसरे नाम ऐसे भी जानते हैं, इट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और सेकंड केस क्या होगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो नहीं है, तो सिर्फ आपको ये वैल्यू है वही आपको जीरो मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जीरो आ रहा है और यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नो सॉल्यूशन, इसके कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको यही सारे केस और इतनी ही वैल्यू याद रखनी है और आपको आगे काफी सारे सम सोल्व करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको ऐसा बोला है, सो दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -2 एंड 2x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 7 आर नॉन कंसिस्टेंट। इसको हम इनकंसिस्टेंस भी बोलते हैं। तो याद करो स्टूडेंट्स, अगर
इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक कंडीशन याद आती है। वो कंडीशन क्या है सर? अगर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं इट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो चले स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसके हिसाब से कैपिटल ए क्या होगा, हमारा x क्या होगा एंड b क्या होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो सारे कांस्टेंट टर्म कौन कौन से, 1 1 1 3 1 माइनस 2 2 4 7। तो ये मेरा a हो जाएगा। आप देख सकते हो अवर मैट्रिक्स ए एक्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर इसके अंदर हम a की बात करें स्टूडेंट्स तो मेरा a क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स 1 1 1 3 1 माइनस 2 2 4 7। और x की बात करें स्टूडेंट्स तो x तो मेरे लिए एक्स वाई जेड ही रहेगा जो आप यहाँ से देख सकते हो। और राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू मुझे गिवन है यानी ये हो गया d1 d2 एंड d3, इसका मतलब मेरा मैट्रिक्स b क्या होगा, -3 -2 एंड 7। तो यहाँ से आपको a b एंड x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे सर? सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बेटा अब इसके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में, यानी यहाँ पे आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन है इसी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, 15 माइनस 25 प्लस 10 इट विल बी 0, यानी मेरी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करोगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बहुत अच्छी शॉर्टकट दिखाई है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए। अगर आपके पास 3x3 डिटर्मिनेंट है तो आप उसको किस तरह से, अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है तो वही मैट्रिक्स का आप किस तरह से एडजॉइंट ए फाइंड कर सकते हो उसके बारे में मैंने आपको एक शॉर्टकट दिखाई है स्टूडेंट्स। वो शॉर्टकट आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत आसान सम और काफी सारे स्टेप यहाँ पे कम हो जाने वाले हैं आपके। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू मिलती है 15 -3 -3 25 5 5 10 -2 -2। आप चेक भी कर सकते हो स्टूडेंट्स कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यही आ रही है, तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के बारे में, यानी एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास जो भी पड़ा हुआ है और इसी का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे बी के साथ। बी का मतलब मेरे पास जो भी डिटर्मिनेंट, जो भी बी मैट्रिक्स है उसी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास इस टाइप से कुछ मिली थी और मेरे पास मैट्रिक्स बी की वैल्यू गिवन है -3 -2 एंड 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, -45 + 6 -21 75 -10 35 -34 14। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन में और एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। वो बात कौन सी है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है वो 3x3 है और यही जो आपके पास दूसरा मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर कौन सा है। सर इसके अंदर 3 रो है और इसके अंदर 1 कॉलम है, इसका मतलब मेरा, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे जो भी मैट्रिक्स मिल रहा है उसका ऑर्डर कौन सा होगा सर, 3x1। इसके मतलब इसके अंदर 3 रो होगी और 1 कॉलम होगी, यानी आपको यहाँ पे 3x1 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये हो गया उसका आंसर -60 110 एंड -40। ये 0 के बराबर नहीं है, यानी मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी कंडीशन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ताकि हम बोल सकते हैं अवर मैट्रिक्स इज नॉन कंसिस्टेंट, यानी स्टूडेंट्स यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमें जो भी सॉल्यूशन मिलने वाला है वो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। अब मैं आपको एक और सम प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है x - 2y + z इज इक्वल टू 0, x + y - z इज इक्वल टू 0 एंड तीसरा इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से है 3x + 6y - 5z इज इक्वल टू 0 हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आपको याद रह जाना चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। सर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आपको x, y एंड z की वैल्यू 100% मिलने वाली है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आज का हमारा सेशन खत्म। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन के अंदर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में जेईई मेन 2019 एंड 2020 में पूछे गए सारे क्वेश्चन के बारे में।